नमस्कार साथियों, मैं अमर सर टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपके सामने एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कृपया आप लोग जुड़िए और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। आज का शीर्षक है वाक्य रचना। हिंदी में आज का शीर्षक है आपका वाक्य रचना। क्योंकि मैंने हिंदी सब्जेक्ट में आपको पहले ही बताया, पहले की कक्षाओं में मैंने पढ़ाया है कि किसी भी भाषा के क्रमशः 3 अंग हो सकते हैं। भाषा के मैंने आपको बताया था 3 अंग हो सकते हैं। पहला था वर्ण, दूसरा था शब्द और तीसरा था वाक्य। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। मैंने बताया कि वर्ण जो है, कई वर्ण मिल करके एक व्यवस्थित क्रम बना देंगे, जब उसे हम वर्णमाला कहेंगे। लेकिन कई वर्णों के योग से हम शब्दों का निर्माण कर लेते हैं और कई शब्दों के योग से हम वाक्यों की रचना कर लेते हैं। वर्ण मैंने आपको बताया कि व्यवस्थित क्रम वर्णमाला और कई वर्णों का व्यवस्थित क्रम शब्द और कई शब्दों का व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाएगा। साथियों, आपने इंग्लिश में भी, अंग्रेजी विषय में भी आपने वाक्य पढ़ा होगा। वहां आपको लिखा मिलता है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच शोज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक उसी को यहां हम हिंदी में समझेंगे। मैंने कहा कि कई शब्दों के निर्माण से वाक्यों की रचना हो जाती है। इसलिए इसकी परिभाषा हम एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्द मीन्स कई शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, कई शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट कर लेता हो या करता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा सार्थक मीन्स जो कंप्लीट अर्थ निकाल लेता हो, कंप्लीट अर्थ प्रकट कर लेता हो, उसे ही हम वाक्य कह सकते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर, राम पुस्तक पढ़ता है। इस पूरे वाक्य की सार्थकता इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि किसी भी एक अर्थपूर्ण वाक्य में आपका कम से कम 3 चीजें तो होनी आवश्यक ही है, जैसे कर्ता, क्रिया और कर्म। यहां देख लीजिए, कर्ता ये आपका हो गया कर्म और ये हो गई आपकी क्रिया। यदि तीनों में क्रमशः कर्ता, क्रिया और कर्म में कोई भी एक यदि इसमें से हट जाए या यूं कहें कि हटा दिया जाए, तो उसको फिर हम वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। जैसे यदि राम पुस्तक पढ़ता है में यदि हमने राम को अलग कर दिया तो पुस्तक पढ़ता है लिखा हुआ शेष मिलता है। अब पुस्तक पता नहीं कौन पढ़ता है, यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसीलिए हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। फिर वाक्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि शब्दों का कोई अव्यवस्थित क्रम जो है सामने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। वाक्य की परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसके बाद चलते हैं इस परिभाषा के या इस शीर्षक के अंग जो है कितने हो सकते हैं। इसके अंग, वाक्य के अंग आपको मिल जाएंगे 2, इसलिए कि परिभाषा के बाद इसकी कुछ ब्रांच भी है, कुछ अंग भी है, कुछ फैक्टर, तत्व और चरण भी आप बोल सकते हैं, जिसके द्वारा उसको और
व्यवस्थित या स्पष्ट कर सकते हैं। तो वाक्य के अंग आपको मिल जाएंगे क्रमशः। इनके 2 अंग हैं। वाक्यों को हम 2 अंगों में समझ सकते हैं। इसमें से पहला आपका है उद्देश्य, जिसको हम एम कहते हैं, AIM मिलता है। और यहां आप दूसरा देखिएगा, इसको हम बोलते हैं विधेय, जिसको हम प्रीडिकेट के नाम से संबोधित करते हैं अंग्रेजी पढ़ते समय। क्योंकि हम यहाँ हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, देवनागरी भाषा पढ़ रहे हैं, हमको हिंदी में समझना है सारी चीजों को। तो लेकिन कभी कभी कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कक्षा में बैठे हुए कि उद्देश्य तो नहीं समझते लेकिन एम समझ जाते हैं, विधेय तो नहीं समझते लेकिन प्रीडिकेट समझ जाते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए उद्देश्य। तो वाक्य के क्रमशः कितने अंग हो गए? 2 अंग हो गए। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य क्या है? जिसके विषय में बात कही जाएगी, जिसके विषय में बात कही जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो पुस्तक पढ़ रहा है अथवा पुस्तक पढ़ता है, ये बात कहीं किसके विषय में जा रही है? राम के विषय में कही जा रही है। और पूरे वाक्य में राम क्या है? राम को आपने लिखा है कि करता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जो करता होगा वो क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य हो जाएगा। तो यहां क्या हो गया? कर्ता क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। निश्चित रूप से जिसके विषय में बात कही जाएगी वह कर्ता होगा। किसी भी वाक्य की जो मुख्य विशेषता बताएगा वह कर्ता होगा। किसी भी वाक्य में जो महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण शब्द होगा वह कर्ता हो जाएगा। दूसरी बात है विधेय। विधेय का सीधा अर्थ उद्देश्य के विषय में जब बात कही जाए, अथवा इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ता जो कुछ कार्य करता है उसको हम विधेय की संज्ञा दे सकते हैं। वि माने होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से, और धेय का मतलब है किया जाना, विशेष रूप से किया जाना। विशेष रूप से पूरे वाक्य में कौन करेगा? निश्चित रूप से कर्ता करेगा। तो सामान्य अर्थों में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कुछ कार्य कर्ता करता है उसको हम विधेय कह सकते हैं। जो कार्य कर्ता करे, जो कार्य कर्ता करे उसे हम क्या कह सकते हैं? विधेय कह सकते हैं। आप बताइए, राम पुस्तक पढ़ता है में राम के द्वारा काम कौन सा किया जा रहा है? पुस्तक पढ़ने का। स्पष्ट है कि पुस्तक पढ़ता है विधेय है और राम जो है वो उद्देश्य है। बात समझ में आ गई? किसी भी वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म इत्यादि का होना, कर्ता का उद्देश्य कहना और कर्ता के बाद बची हुई चीजें जो कर्ता कर रहा होता है उसको विधेय कह देना, यही है वाक्य के 2 अंग। अब आगे चलते हैं। वाक्य के अंगों के बाद इनको और समझ लिया जाता है कि वाक्य की जितनी ब्रांच हो गई, इनके अंग हो गए, इनके चरण या पाद हो गए या पद आप कह लीजिए, शब्द कह लीजिए। इसके बाद वाक्य के कितने और रूप हो सकते हैं जिनको आप जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। तो वाक्य रचना में इसके आप रूप कह लीजिए या प्रकार अथवा भेद भी आप कह सकते हैं। तो रूप, प्रकार या भेद, तरीका, कितने तरीके से वाक्य की रचना हो सकती है, इसको भी समझ लेना आवश्यक है। जिसमें से आपका पहला है
सरल वाक्य। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा है आपका मिश्रित या मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। लेकिन यदि इसका मेन रूप आप समझेंगे कि किसके चरण है, क्योंकि वाक्य रचना के प्रकार भेद या रूप आप पढ़ रहे हैं, तो इसका वर्गीकरण जो है किसके आधार पर हुआ है। ये वर्गीकरण जो है आपका रचना के आधार पर पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी विषय को, किसी भी शीर्षक को पढ़ने के साथ साथ आवश्यक यह भी है कि आप जाने रहिए कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे होती है, प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। आपने सारे विषयों का ज्ञान ले लिया, आपने पांडित्य को प्राप्त कर लिया, आपने उपाधियों को प्राप्त कर लिया, लेकिन आपको तरीका नहीं पता है कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से फंस जाएंगे। क्योंकि आपको यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, जीडी, यूपीपी या और कई बड़े एग्जाम जहाँ भी हिंदी भाषा आपसे पूछी जाती है, वहाँ आपको 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक के प्रश्न आपको वर्ण, शब्द और वाक्य से मिल जाते हैं। इसलिए आप जिन भी टॉपिक को या जिन भी शीर्षक को आप आसान समझते हैं, हो सकता है कि उसमें क्लिष्टता ला करके प्रश्न बना दिया जाए। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, आपके सामने लिखा हुआ है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? आपको जहां पर जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, उसको हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कह सकते हैं। एक कर्ता प्लस एक क्रिया का होना। एक क्रिया, एक कर्ता, एक कर्ता, एक क्रिया का होना क्या है? सरल वाक्य है। आप इसी को साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं, आप इसी को सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जैसे राम गेंद खेलता है। बहुत उदाहरण आपने दिया। राम पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते और विद्यालय जाते जाते राम थक चुके हैं। अब आप उदाहरण बदल दीजिए, राम गेंद खेलता है। आप देखिए यहाँ पर आपको एक क्रिया, एक कर्ता और एक ही क्रिया है। या आप दूसरे अर्थों में यह भी कह सकते हैं कि जहां पर आपको एक क्रिया, एक कर्ता, एक क्रिया, एक कर्म इत्यादि मिल रहा है। या ऐसे भी कह लीजिए कि जहां पर वाक्य की आपकी संपूर्ण परिभाषा स्पष्ट हो जा रही है। या ऐसा भी कह लीजिए कि जिस वाक्य में पूरी सार्थकता, पूरा अर्थ, भाव इत्यादि छुपा हुआ आपको मिल जाए, उसको ही हम क्या कह सकते हैं? साधारण वाक्य बोल सकते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, यहाँ दूसरा भी आप बोल सकते हैं। श्रेया पुस्तक पढ़ती है। श्रेया पुस्तक पढ़ती है। ठीक वही बात, श्रेया यहाँ पर कर्ता की तरह है और एक ही क्रिया का इसमें प्रयोग हुआ है और वो क्रिया है यहाँ पर पढ़ना। और पहले वाक्य में आपको एक ही क्रिया का प्रयोग मिलता है और वह है खेलना। दूसरे इसके अंग पर चलते हैं, संयुक्त वाक्य। इसके नाम से यह स्पष्ट है, सा मीन साथ साथ और युक्त का मतलब कि मिला हुआ। निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य वे वाक्य कहलाएंगे जहां पर कम से कम
एक वाक्य और एक उपवाक्य जुड़ा होगा। दूसरे अर्थों में संयुक्त वाक्य उन वाक्यों को भी हम कह सकते हैं जहां पर दो वाक्यों को कोई न कोई एक शब्द ऐसा होगा जो जोड़ रहा होगा, जो दोनों में संबंध बता रहा होगा, उसको ही हम संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका। आप देखिए यहां पर आपको ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा का चलना एक वाक्य और मैं विद्यालय नहीं आ सका एक वाक्य। आप देखिए संयुक्त वाक्य पढ़ रहे हो, युक्त मीन्स जुड़ा होगा और स मीन्स साथ साथ। कहने का मतलब जब आपको एक से ज्यादा या दो से अधिक आपके साधारण वाक्य आपस में एक साथ आ जाएं और उनको बीच में इकट्ठा करने का काम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लोग आ जाएं, उसको ही हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही थी, एक वाक्य और मैं विद्यालय नहीं आ सका दो वाक्य और बीच में आ गया इसलिए। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका में संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले या संयुक्त शब्द कौन सा है, तो आप बता देंगे कौन सा है, इसलिए। निश्चित रूप से आपका समझने के लिए जब भी आपको दो वाक्यों में इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन इस तरीके के शब्द आपको मिले, आप तुरंत समझ जाइए ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं, मैंने तुम्हारी काफी देर तक प्रतीक्षा की लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हारी काफी देर तक प्रतीक्षा की। दूसरा वाक्य किसका है, मैंने तुम्हारी काफी देर तक प्रतीक्षा की, एक वाक्य। लेकिन तुम नहीं आए। अब देखिए, मैंने तुम्हारी काफी देर तक प्रतीक्षा की, एक वाक्य, तुम नहीं आए एक वाक्य और हो गया। अब ये देखिए आपका मुख्य वाक्य हो गया और यहां आपका दूसरा क्या है, छोटा वाक्य हो गया। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ कौन रहा है, लेकिन। तो आपका संयुक्त शब्द कौन सा हो गया, लेकिन। अब बात स्पष्ट हुई। जब भी कभी इसलिए, किंतु, परंतु, आदि या इत्यादि आपको शब्द दोनों वाक्यों के बीच में मिले, आप समझिए ये वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। और इसका अगला रूप जो है वो है मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में बहुत हल्का सा अंतर है। आपको मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य मिलेगा और उस पर एक आश्रित वाक्य मिलेगा। जैसे मिश्रित वाक्य, यहां आपको कम से कम एक मुख्य वाक्य प्लस एक आश्रित वाक्य हो। अंतर सिर्फ इस बात का है कि आप संयुक्त वाक्य में किंतु, इसलिए, परंतु,
या इत्यादि लगाते थे, जबकि आपको मिश्रित में क्या है, इन शब्दों के अतिरिक्त आप कुछ भी लगा देंगे लेकिन दो वाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मिश्रित वाक्य बोल सकते हैं। जैसे मुझे पक्का विश्वास है कि यह साइकिल मेरी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ दो प्रकार का वाक्य लिखा हुआ है, एक तो मुख्य वाक्य है और दूसरा आपका छोटा वाक्य या आश्रित वाक्य लिखा हुआ है। मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ये एकदम मुख्य वाक्य है। ये वाक्य इस वाक्य पर दबाव दे रहा है, इसकी सार्थकता बता रहा है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पक्का विश्वास है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह साइकिल मेरी है। तो यह साइकिल मेरी है, आप देखिए क्या है, ये पहले वाक्य पर आश्रित है। कौन बोल रहा है यह साइकिल मेरी है? ये पहले वाला बोल रहा है कि भैया यह साइकिल मेरी है। लेकिन ये आपका देखिए पहला वाक्य और ये आपका हुआ दूसरा वाक्य। आप देखिए दोनों ही वाक्यों को जोड़ कौन रहा है? छोटी की जोड़ रही है। इस तरह से बोल सकते हैं कि छोटी की क्या है, ये छोटी की ही आपको मिश्रित या मिश्र शब्द की श्रेणी में आ सकता है। तो स्पष्ट है कि जिन वाक्यों को जोड़ने में हमें किंतु, परंतु, इसलिए या के अतिरिक्त कुछ भी लगा मिले लेकिन वाक्य दो हो, उसे हम मिश्रित वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, चाहते थे हम की हटा देते और कॉमा लगा देते, तो अल्पविराम लगा देने के बाद भी हमारी वो बात स्पष्ट हो जाती। जैसे आप दूसरा आपको एग्जाम्पल बोलता हूं, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, आगे चलते हैं हम, सफल होता है। अब आप देखिए जो मेहनत करता है सफल होता है। मुख्य वाक्य कौन सा हो गया? जो मेहनत करता है। भाई मैं मेहनत कर सकता हूं, आप मेहनत कर सकते हैं, या कि कोई भी मेहनत कर सकता है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा निश्चित रूप से सक्सेस उसी को मिलेगी, सफल वही व्यक्ति हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वाक्य आपका दो प्रकार का है। जो मेहनत करता है एक वाक्य, सफल होता है। अब यहां हो सकता था कि जो मेहनत करता है वो सफल होता है, या हम वो नहीं लिखेंगे। चलिए नहीं लिखा, हमने कामा लगा दिया। क्या हो गया? ये मिश्रित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस कामा ने दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, इसका अगला क्या हो सकता है? मालूम पड़ता है कि आज वर्षा होगी। एक वाक्य, दो वाक्य। मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है? आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी। आज देखिए मौसम बना हुआ है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। अब आप देखिए ऐसा लग रहा है, मैंने संभावना व्यक्त की, बारिश हो सकती है कि क्या हो गया यहाँ पर आपका मिश्रित हो गया। जब कभी भी आपसे वाक्य के विषय में प्रश्न आए तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। राम गेंद खेलता है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है। राम गेंद खेलता है और श्रेया पुस्तक पढ़ती है, संयुक्त वाक्य हो गया। राम गेंद खेलता है, रुके हम, श्रेया पुस्तक पढ़ती है। देखिए हमने बीच में कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन दोनों को क्या किया? हमने मिक्स कर दिया। किसने किया? उस कामा ने कर दिया, अल्पविराम ने कर दिया। सामान्य रूप में किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए इत्यादि के अतिरिक्त यदि आपको दो वाक्यों के बीच में कुछ भी लगा मिले, निश्चित रूप से वह आपका मिश्रित या मिश्र वाक्य कहा जा सकता है। ये तो हो गया आपका रचना के आधार पर
वाक्य के भेद या प्रकार आप कह लीजिए। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। हम अगला है आपको वाक्य के भेद में आगे आपको मिल जाएगा अर्थ के आधार पर। तो चाहे आप यहां ऐसे समझ लीजिए, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर इसके भेद हो जाएंगे 8। क्योंकि आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा हमेशा जो है वह भाव पर चलती है, वह हमेशा अर्थ पर चलती है। हमेशा भाव के द्वारा ही हम विचारों का आदान प्रदान या विचारों के आदान प्रदान करने के लिए ही हम जिस भाव का सहारा लेते हैं उसे ही हम क्या कह सकते हैं, हिंदी कह सकते हैं। तो आप वाक्य को स्पष्ट कर रहे हैं, वाक्य रचना आप पढ़ रहे हैं, उसके भेद आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी स्पष्ट करने के लिए अर्थ को आप आधार मान सकते हैं। अर्थ के आधार पर आपको वाक्य रचना के 8 भेद मिल जाएंगे, जिसमें से आपको पहला है विधिवाचक। पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य को ही हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जिस वाक्य में किसी बात का होना निश्चित हो। विधि मीन्स कहना, जिस वाक्य में आपको बात एकदम स्पष्ट हो उसे क्या कहेंगे, विधिवाचक। बात का स्पष्ट होना, बात मीन्स काम का। यदि कोई भी कार्य क्या है निश्चित रूप से हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि कार्य हो ही रहा है, उसे हम विधिवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, एकदम क्या है, निश्चित है, काम यहाँ हो रहा है, काम स्पष्ट रूप से हो रहा है। रामलाल और श्यामलाल परीक्षा देने गए हैं, छात्र शोर कर रहे हैं, ये सब सारे वाक्य क्या हो जाएंगे, सब विधिवाचक हो जाएंगे। यहाँ क्या हो गया, बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, के सामने लिखा हुआ है बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत तो पढ़ नहीं रहे, गणित तो पढ़ नहीं रहे, हिंदी की क्लास में हिंदी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कौन सा वाक्य हो गया, ये विधिवाचक वाक्य हो गया। अब आप रचना के आधार पर आपने पढ़ डाला सरल, संयुक्त और मिश्रित, उससे थोड़ा हटिए, क्योंकि आपसे विकल्प जब भी कभी प्रश्न आएगा ऐसे थोड़ी पूछ लेगा कि दोनों देगा, दोनों देगा, आप दोनों बता दीजिएगा। जो सिंपल सेंटेंस है, जो आपका भाई असर्टिव का मतलब भी तो वही होता है जो सरल वाक्य होता है। तो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, रामलाल और श्यामलाल परीक्षा देने गए हैं, किस प्रकार के वाक्य हैं सब, रामू और श्यामू परीक्षा देने गए, परीक्षा नहीं, परीक्षा देने गए हैं। आपका हो गया कौन सा वाक्य, विधिवाचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। दूसरा वाक्य आपका है निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी वाक्य के न होने का बोध हो। निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस सुना है आपने, असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, जिससे आपको किसी बात के ना होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे। आज आप नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है, आज आप नहीं बोल रहे हैं। कोई बहुत क्रोध में होगा, उससे आप कहेंगे क्यों भाई नहीं बोल रहे हो, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हो, नाराज हो जाएगा। सामान्य रूप से कोई बैठा हुआ, क्या बात है भैया आज आप बोल नहीं रहे, कोई खास बात है क्या, तबीयत खराब है क्या, इस वाक्य को आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं है लिखा हुआ है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग है, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, नेगेटिव वाक्य कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, आज पढ़ाई नहीं हो रही है,
आज बारिश नहीं हो रही है, ये क्या हो गया? आज पढ़ाई नहीं हो रही है। अब मन हो पढ़ने का या ना हो उसकी बात नहीं है, लेकिन आपका वाक्य क्या है? वाक्य बोल रहा है कि आज पढ़ाई नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। इसी को आप क्या कह सकते हैं? निषेधात्मक वाक्य बोल सकते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक सारे लोग आप अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में सब कुछ आपने पढ़ा है, उसी को यहाँ पर हिंदी में बता दिया जा रहा है, कोई खास बात नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा वहां। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? आप वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देते हैं ना, उसको ही हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्दों का क्या हो? प्रयोग हो। किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? देखिए आपका क्या हो गया? प्रश्नवाचक शब्द आ गया। क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सब क्या है? आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। लेकिन यदि कभी आपका प्रश्नवाचक शब्द अंत में आए तो उसको आप प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कह सकते। जैसे यदि आप मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाओगे, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कह सकते। यदि आप मेरी बात मानोगे, न जाने क्या बन जाओगे। अब आप देखिए, पहले वाक्य में तो आप बोल सकते हैं प्रश्नवाचक। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये तो आपको प्रश्न सूचक है, ये आपको प्रश्न का बोध करा रहा है। लेकिन यदि आप मेरी बात मानोगे, न जाने क्या बन जाओगे, ये कंडीशनल वाक्य है, ये शर्तात्मक आपका वाक्य है। इसलिए आपको हम यहाँ पर इसको प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? देखिए यहाँ पर यदि होता क्या बन जाओगे, यदि यहां से आपका होता तब तो हम समझ लेते कि प्रश्नवाचक वाक्य हो सकता है। लेकिन आप देखिए दो प्रकार के वाक्य हैं। यदि आप मेरी बात मानोगे, ये क्या है? कोई बोल रहा है, कंडीशन है। यदि आप मेरे यहाँ आओगे तो क्या मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगा? इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल वाक्य है, ये शर्त वाली बात है। आप मेरे यहाँ आएंगे तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। यदि आप मेरे यहाँ आते तो क्या मैं आपको खाना नहीं खिलाता? नो, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य बिल्कुल नहीं है। तो प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा आपका? ये। कभी कभी आपका प्रश्नवाचक वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपको उसमें प्रश्नवाचक शब्द छुपे तो नहीं रहते, लेकिन उसका भाव बताता रहता है कि भैया मैं प्रश्नवाचक हूं। जैसे कोई बोलता है, देखे हो, खाना खाए? कोई पूछ रहा है ना, देखे हो, चले जाओ यार, देखे हो, सुने हो, खाना खाए हो। ये क्या है? सब आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। देखे हो, कोई पूछ रहा है, कोई छुपा हुआ है। आपने कहा मैंने राम को देखा है, अब मैं आपसे कहूं देखे हो, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं ना। हिंदी हमेशा भाव पर चलती है। कृपया भावों के द्वारा, अर्थों के द्वारा आप इसको पकड़ लीजिएगा। आपको फंसाने के लिए प्रश्न ऐसे ही दिए जाएंगे, एकदम आसान सा थोड़ी दिया जाएगा। आपके पिताजी का नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? इसको तो सब जानते हैं प्रश्नवाचक का। लेकिन कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगे होंगे, लेकिन उसका भाव बताएगा कि भाई साहब मैं प्रश्नवाचक वाक्य हूं। इसलिए इसको कृपया आप जो है ध्यान देकर समझे रहिएगा। अगला है आपका विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य।
विस्मयबोधक वाक्य क्या है? जब कभी किसी कथन में आश्चर्य का भाव हो, जब कभी किसी कथन में आश्चर्य का भाव हो उसे हम विस्मयबोधक वाक्य कह सकते हैं। विस्मय का मतलब ये है सरप्राइज, जहां आपको अचंभित हो जाने वाला था। आप यहाँ खड़े हुए हो और अचानक से सांप निकल आया, आपको अरे क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गए ना। तो आश्चर्यजनक वाले शब्दों का जहां प्रयोग हो, जहां उनका चिन्ह लगे, आप उसको क्या बोलेंगे? जैसे उन्हें हम विस्मयबोधक वाक्य कह सकते हैं। जैसे राधा भाग गई, कोई दौड़ के आया बाहर से, अरे राधा भाग गई। या आपसे कोई आया कि राधा तो भाग गई, आप आश्चर्यचकित होकर कहते अरे राधा भाग गई, तो राधा भाग गई तो भाग जाने दीजिए, लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे? आपको यदि वाक्य में कहीं ऐसा लगा मिले तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि क्या है, विस्मयबोधक वाक्य है। हाय मैं मर गया। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, अचानक से आप अकेले गिर पड़ते हैं, आपके मुंह से तुरंत निकला हाय मम्मी, हाय पापा, हाय मैं मर गया। ये क्या है सर आपका? आहा मजा आ गया। रसगुल्ला खाने के बाद जिस आनंद की प्राप्ति होती है, आप क्या बोलते हैं? आहा मजा आ गया। ये सब आप देखिए किस प्रकार के वाक्य हैं। सब आपको आश्चर्यजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ये सब आपके किस प्रकार के वाक्य हो गए? ये आपके विस्मय सूचक वाक्य हो गए। अगला है आपका आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, इसके नाम से यह स्पष्ट है, जिन भी शब्दों से या जिन कथन में आपको ऑर्डर्ड, आदेश, आज्ञा इत्यादि का बोध हो, उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कह सकते हैं। आज्ञा, कोई आपको आदेश दे रहा हो, सुनो इधर आओ, भाग जाना से, क्या है सभी? आज्ञा सूचक वाक्य है। सुनो इधर आओ, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञा सूचक वाक्य है। भागो यहां से, भाग यहां से, भाग जा, आओ यहां, इधर आओ। किस प्रकार का वाक्य है? सब है आपका आज्ञा सूचक। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर, फूल मत तोड़ो। कोई बोलता है ना, ए लड़के फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। किस प्रकार का वाक्य? कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको आदेश, डांट तो रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको आदेश भी, आपका कोई बड़ा या छोटा आदेश दे रहा है कि भैया फूल मत तोड़िए। अब क्या आपको कोई आदेश देगा तो हाथ जोड़ के जाएगा, भाई साहब फूल मत तोड़िए? ऐसे नहीं। जब भी आदेश होगा, हमेशा आदेश में आदेशात्मक का भाव होगा, ऑर्डर्ड का भाव होगा, तभी हम उसको आज्ञा सूचक मानेंगे। अगला है आपका आज्ञा सूचक के बाद इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक, इच्छा सूचक, जब भी कभी आपको वाक्य से इलेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इच्छा सूचक, जब कथन में इच्छा का बोध हो, इलेटिव मीन्स आपका इच्छा, सेंटेंस मीन्स आपका वाक्य, जब कभी किसी कथन में इच्छा का बोध हो या अपनी इच्छा बताई जाए, उसे हम इच्छा सूचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे ईश्वर करे आप दरोगा बन जाए, जो बनना हो बना दिया जाए। ईश्वर करे आप दरोगा बन जाए। कोई आपको निश्चित रूप से क्या कर रहा है,
आपके लिए कोई परेशान है, कोई आपका शुभचिंतक है, वो कह रहा है कि हे भगवान आप सफल हो जाएं, हे भगवान तुम्हारा नाश हो जाए। होता है ना आदमी क्रोध में, क्या है इच्छा सोचो। आप अपनी इच्छा के द्वारा आप अपनी इच्छा को किसी भी वाक्य के द्वारा स्पष्ट करिए, उसे क्या कहा जाएगा? इच्छा सूचक वाक्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला आपका है इच्छा सूचक के बाद संभाव्य वाची वाक्य, जहां पर आपको संभावना व्यक्त की जाए। संभाव्य वाचक वाक्य। संभाव्यवाचक वाक्य का मतलब जब किसी भी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाए, संभावना व्यक्त करी जाए, उसे हम संभाव्य सूचक वाक्य या संभाववाची वाक्य कह सकते हैं। जैसे वह अपने गांव चला गया होगा। वह अपने गांव चला गया होगा। आप यहाँ बैठे हैं और किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो और किसी अपने साथी से कहें, अरे यार वो अपने गांव चला गया होगा। कहाँ चल रहा है? अरे ट्रेन चली गई होगी भाई, अरे लाइट चली गई होगी। कहाँ क्रिकेट आ रहा है, आने दीजिए, लाइट तो चली हो गई होगी। तो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना, राधा बगीचे में आई होगी। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा बलराम से, अरे भैया चलिए राधा आ गई होगी। राधा बगीचे में आई होंगी। राधा बगीचे में आ गई होंगी, संभावना पाई जा रही है ना। जहां पर दो लोग आपस में बात कर रहे हो, चलो आज पैसा मिलेगा, चलो आज दावत लाई जाएगी, चलो आज वहां तो काम हो जाएगा। किस प्रकार का वाक्य है? संभाव सूचक या संभाववाचक या संभावना व्यक्त करने वाला वाक्य है। अगला है आपका संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य शायद आपका 8वां है। संकेत वाचक वाक्य, जहां पर आप क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। जहां पर एक कथन आपका दूसरे कथन पर क्या हो? निर्भर हो, संकेत बता रहा हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? संकेत वाचक वाक्य कहेंगे। जहां पर एक कथन दूसरे कथन पर क्या हो? निर्भर हो। जहां पर एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, उसे हम संकेत सूचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। जैसे पिताजी के घर पहुंचते ही, पिताजी के घर पहुंचते ही, आप देखिए पिताजी के घर पहुंचते ही क्या करूंगा? मैं उनकी जैसे पैसा निकालूंगा। पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। तो पिताजी के घर पहुंचते ही क्या है? किसी भी वाक्य का कथन है। मैं क्या करूंगा? मैं खेलने जाऊंगा। घर पहुंच, छोटा बच्चा मां से कहता है घर पहुंचते ही मैं खिलौना लूंगा। तो घर पहुंचते ही क्या है? आपका पहला कथन है। अब आप घर पहुंचोगे तभी खिलौना लूंगा, ये क्या है? ये मैं खिलौना लूंगा घर पहुंचते ही पर क्या है? ये निर्भर है। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। आपका इसी से मिलता जुलता, यदि आप मुझे
बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। कुछ लोग तो बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं ना, इसीलिए इसने कह दिया भैया यदि आप मुझे दावत देंगे तो मैं आपके यहाँ खाने जरूर आऊँगा। क्या हो गया आपका? कोई संकेत कर रहा है, कोई बता रहा है आपके यहाँ प्रोग्राम बड़ा हो, लेकिन आप मुझको निमंत्रण मत दीजिए और आप बाजार में मुझको मिल जाइए सब्जी खरीदते समय और मैं बोलूँ अरे भाई कुछ बड़ा है क्या आपके यहाँ? हाँ हाँ सर। अरे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं तो पहले से तैयार बैठा, मैंने संकेत किया, मैंने इंडिकेट किया, मेरे अंदर जो भाव है आपके यहाँ दावत ना पाने का उसको मैंने ये कह दिया आपको संकेत करके भाई साहब आपको बुलाना था, लेकिन मैं तो तैयार पहले से ही बैठा था। ठीक, ये आपके हो गए वाक्य के भेद। आपने देखिए रचना के आधार पर आपको बता दिया गया, आपको अर्थ के आधार पर बता दिया गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आपको आगे आने वाले वीडियो में और भी इसी शीर्षक से रिलेटेड बातों को स्पष्ट कर लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। जय हिंद, नमस्कार साथियों।